हिमालय की ऊंचाइयों में दुनिया के दो विशाल देशों भारत और चीन के बीच एक छोटा सा देश है जिसकी कहानी उसके आकार से कहीं बड़ी है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट की भूमि और बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध नेपाल का इतिहास राज्यों के युद्धों, दृढ़ता और एकता से भरा है। आज हम समय के साथ यात्रा करेंगे और देखेंगे कि कैसे नक्शे बताते हैं कि नेपाल बिखरे राज्यों से एक आधुनिक गणराज्य में बदला। वहीं से शुरू करते हैं जहां से यह शुरू हुआ। लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किरात लोग पूर्वी नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन करते थे, लेकिन दुनिया नेपाल को एक घटना की वजह से जानने लगी। लुम्बिनी में लगभग 623 ईसा पूर्व में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म। बाद में वे बुद्ध बने और उनके उपदेश हिमालय से परे फैल गए और आने वाले सदियों तक एशिया को आकार देते रहे। समय के साथ छोटे राजवंशों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। काठमांडू घाटी में कला, वास्तुकला और व्यापार फले फूले। यह घाटी भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक चौराहा बन गई। नेपाल का नक्शा एक एकीकृत भूमि नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी रियासतों का पैबंद था। मध्यकालीन समय तक काठमांडू घाटी 3 प्रमुख नगर राज्यों में बंटी थी: काठमांडू, पाटन और भक्तपुर। हर नगर का अपना राजा था। महल और मंदिर पास पास थे, फिर भी निरंतर प्रतिद्वंद्विता में थे। इस विभाजन से क्षेत्र असुरक्षित हो गया, लेकिन इसने अनोखे सांस्कृतिक विकास को भी प्रेरित किया। इन सदियों से नेपाल के प्रसिद्ध पगोड़ा शैली के मंदिर और समृद्ध परंपराएं आईं, जो आज भी जीवित हैं। 1700 के मध्य में गोरखा के छोटे राज्य के एक युवा राजा प्रीति नारायण शाह ने कुछ अलग सोच की कल्पना की। उसने बिखरे राज्यों को एक राष्ट्र में जोड़ने का सपना देखा। गोरखा से उसकी सेनाएं बाहर फैलीं। 1759 में निर्णायक लड़ाइयों के बाद उसने काठमांडू पर कब्जा किया और इसे एकीकृत नेपाल की नई राजधानी घोषित किया। यह एकीकरण तुरंत नहीं हुआ, इसमें दशकों लगे और उनके उत्तराधिकारियों ने विस्तार जारी रखा। 18वीं शताब्दी के अंत तक नेपाल पश्चिम और पूर्व में काफी दूर तक फैल गया था, जो आज की सीमाओं से बड़ा था। लेकिन नेपाल का विस्तार जल्द ही एक और उभरती हुई शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टकरा गया। 1814 में युद्ध छिड़ गया, एंग्लो नेपाली युद्ध। नेपाली योद्धा गोरखा अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए, लेकिन ब्रिटिशों के पास अधिक संसाधन थे। 2 वर्षों की लड़ाई के बाद नेपाल को 1816 में सुगौली संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश ने विशाल भूमि सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल को खो दिया और अपने वर्तमान आकार में सिमट गया। यह दर्दनाक था, लेकिन नेपाल स्वतंत्र रहा, दक्षिण एशिया का एकमात्र देश जो कभी पूरी तरह उपनिवेश नहीं बना। 1846 में राणा वंश ने सत्ता संभाली। उन्होंने राजतंत्र को प्रतीकात्मक बना दिया और वंशानुगत प्रधानमंत्री बनकर शासन किया। 1 सदी से अधिक समय तक नेपाल बाहरी दुनिया से अलग रहा। जब भारत और चीन आगे बढ़ रहे थे, तब आधुनिकीकरण धीमा हो गया। आखिरकार 1951 में बदलाव आया। राजा त्रिभुवन और कार्यकर्ताओं के समर्थन से लोकतांत्रिक आंदोलन ने राणा शासन खत्म कर दिया। नेपाल ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे फिर से खोले, लेकिन लोकतंत्र नाजुक था। आने वाले दशकों में राजनीतिक संघर्ष, सरकार में बार बार बदलाव और एक प्रभावशाली राजशाही का प्रभुत्व रहा। 2001 में शाही महल में एक नरसंहार हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2006 तक एक मजबूत जन आंदोलन ने राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। 2008 में सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया गया। नेपाल ने खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जो 7 प्रांतों में विभाजित है। यह एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत थी। आज नेपाल अपने भव्य पहाड़ों और सहनशीलता के लिए भी जाना जाता है। एक छोटा देश जो 2 बड़े देशों के बीच मजबूती से खड़ा है। बुद्ध के जन्म स्थान से गोरखाओं की लड़ाइयों तक, राजशाही से गणराज्य तक। नेपाल की कहानी यह याद दिलाती है कि इतिहास का माप आकार से नहीं, बल्कि लोगों की ताकत से होता है।